अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से आईएमएफ और कुछ कर्ज़ों के हवाले से भयानक चीज़ें हैं सामने। इसके अलावा ऑयल जो निकला है, जिसका बहुत शोर हो रहा है कि दुनिया का चौथा बड़ा पेट्रोल रिज़र्व है पाकिस्तान के समंदरों में और पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहा है। ये दो मेजर ख़बरें हैं। पहले ज़रा छोटी छोटी 3-4 चीज़ें आ जाएं। अजीज़ दोस्तों, अरब इमारात जो कि 7 स्टेट के ऊपर एक कंट्री बना है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजेरा, रासुल खैमा, उम्मुल कयून, इस तरह 7 स्टेट हैं जो मिल के इमारात बनती हैं। उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी मेंटेनेंस इंडिया के हवाले कर दी है इमारात ने। ये एक ट्रस्ट की बात होती है कि आपको पता ही है कि किसी भी देश के लिए उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट का मतलब ये नहीं होता कि न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लांट है। वो दुनिया के दर्जनों देश हैं जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरे पीसफुल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, दूसरी चीज़ें हैं। तो बेल्जियम में है, कितने एटमी रिएक्टर हैं बेल्जियम में। तो ये इमारात ने भारत के हवाले कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि किस हद तक अरबियन गल्फ, जो कि इस वक्त दुनिया का रिचेस्ट इलाका है और पूरी दुनिया के बिज़नेस को अट्रैक्ट भी करता है और उसके थ्रू बिज़नेस जाते भी हैं। अजीज़ दोस्तों, ये एक लिस्ट किसी ने मुझे भेजी है, कंपैरिजन है पाकिस्तान और भारत के रिचेस्ट लोगों का। भारत के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, $122 बिलियन। पाकिस्तान के रिचेस्ट शाहिद खान, $12 बिलियन, $122 बिलियन और $12 बिलियन। भारत के 10वें नंबर पे जो रिचेस्ट हैं कुमार बिरला, $20 बिलियन और पाकिस्तान का जो रिचेस्ट है वो $12 बिलियन। ये दो देशों का फ़र्क भी इतना ही है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व हैं जो वो 6-7-8 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भारत $600 बिलियन। तो ये हिसाब किताब है। अजीज़ दोस्तों, लकी मरवत के हवाले से आपको पता ही है कि लकी मरवत केपी का इलाका, जहाँ पे पुलिस ने प्रोटेस्ट किया हुआ है काफ़ी दिनों से कि हम तंग आ गए हैं क्योंकि टेररिस्ट हम पे हमला करते हैं और हम जब टेररिस्टों को पकड़ते हैं तो आर्मी वाले आ जाते हैं, उनको छुड़ा के ले जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे आदमी हैं और हमने टेररिस्टों के अंदर इनको भर्ती किया हुआ है वगैरह, इस तरह करके बहाने करके उनको ले जाते हैं। तो पुलिस वालों ने काम बंद कर दिया था और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि इस इलाके में अमन हो तो आप निकल जाएं, अमन ना होने की वजह आप हैं। ये धरना चलता रहा और आखिर पुलिस फ़ौज ने कहा कि 6 दिन के अंदर हम लकी मरवत से चले जाएंगे और धरना ख़त्म हुआ। अज़ीज़ दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये हकीकत आपको लकी मरवत की पुलिस के एक्शन से पूरे केपी और पूरे पाकिस्तान की समझ में आ गई है कि जितना टेररिस्ट है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में पलता है, बढ़ता है, सब कुछ आर्मी के ज़रिए होता है। ये टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी की एक बटालियन है जो पूरे पाकिस्तान से ये रिक्रूट करके पूरे दुनिया में और पड़ोसियों में और विद इन पाकिस्तान, जैसे बलूचिस्तान में इनके टेररिस्ट ग्रुप बलोच नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमले करते रहते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है टेररिस्ट पाकिस्तान के आर्मी के लिए। अजीज़ दोस्तों, इकोनॉमी की तरफ आएंगे। पहले इकोनॉमी का हाल ये है कि पाकिस्तान आईएमएफ के हाथ पांव जोड़ रहा था कि मुआहिदा जो हो चुका है स्टाफ लेवल का $7 बिलियन का, वो आप एग्री कर लें। तो आईएमएफ ने एग्री किया है कि अगले जो 26 सितंबर को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसके एजेंडे में पाकिस्तान की ये $7 बिलियन की लोन की बात हुई है। अब ये $7 बिलियन 37 महीनों में मिलेंगे, यानी 3 साल में ये $7 बिलियन मिलेंगे।
तकरीबन छः छः महीने की कोई किस्त होगी, 1-1 बिलियन की। ये इस कंट्री का हाल है। अजीज़ दोस्तों, जितना टैक्स रेवेन्यू है ना पाकिस्तान का इस साल का, वो सारे का सारा पाकिस्तान ने खाली जितनी कर्जे हैं उनके इंटरेस्ट के लिए भर दिए हैं। यानी जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, उनके जो इंटरेस्ट है उसके कुछ पार्ट्स भरे हैं, उसमें सारा टैक्स रेवेन्यू चला गया। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन कुछ यूं है कि नेशनल असेंबली में मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से सवाल हुआ कि कितना कर्जा है, पिछले 5 साल में क्या लिया, ये सब बताओ। तो हैरान कौन आपको आंकड़े में देता हूँ कि 5 साल 1 जुलाई 2018 से लेके जून 2023 तक इमरान खान का पीरियड है ये पूरा। IMF की लोन को छोड़ के हटा के 57 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है 5 साल में पाकिस्तान ने, जो इमरान खान का पीरियड था। 57 बिलियन डॉलर कर्जा बाहर से लिया है, और उसमें भी IMF का कर्जा शामिल नहीं है। और अजीज दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बताया ये सब चीज़ें नेशनल असेंबली को, और इन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कंट्रीज से और मुख्तलिफ प्राइवेट बैंकों से और दूसरे ज़रिए हमने ये सारा कर्ज लिया है। अजीज़ दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएं कि इस कंट्री का क्या हाल होना है। आपको अगर मैं कुछ मज़ीद आंकड़े सुनाऊं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो IMF से लोन अगर 26 सितंबर को पास स्टाफ लेवल का पास हो जाता है, तो इसके बाद बोर्ड लेवल पे तो उसमें ज़्यादा मसला होता नहीं है, तो पास हो जाता है, तो पाकिस्तान को पहली किस्त के तौर पे 2 बिलियन डॉलर मिलेंगे। और पाकिस्तान को ये शर्त है कि 2 बिलियन डॉलर बाहर से लेके आओ कहीं से। पाकिस्तान ने राइटिंग में एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पाकिस्तान की सरकार ने भेजा है कि हम जो आगे आप इन 3 सालों में हमें ऑर्डर करेंगे वो हम पूरा करेंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाएंगे। बॉटम लाइन ये कि एक दूध वाले की बच्चे के दूध की प्राइस से लेके पेट्रोल, गोल्ड, डॉलर, इन सब की प्राइसेस भी IMF तय करेगा। किससे कितना टैक्स लेना है, किससे कितना क्या लेना है, ये IMF तय करेगा। ये पाकिस्तान गुलामी की बिल्कुल जंजीरों में है, और पाकिस्तान अब 2 बिलियन डॉलर जो फ्रेंडली कंट्री से लेना है ना, तो उसकी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 5, 6, 7, बहुत हुआ तो 8 बिलियन टच कर जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने 3 फ्रेंडली कंट्रीज से जाके ये कहा था कि आप हमें रखने के लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में दे दें कुछ पैसा, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़ा हो तो हमारी इकोनॉमी बड़ी नज़र आए, तो रखने के लिए दें, हम उसको खर्च नहीं करेंगे। ये बोल के इन्होंने सऊदी अरब से 5 बिलियन डॉलर लिया है, चाइना से 4 बिलियन डॉलर और इमारात से 3 बिलियन डॉलर। 12 बिलियन डॉलर खाली खजाने में रखने के लिए थे, खजाने में पड़े हैं 7-8 बिलियन। ये इनकी सिचुएशन है। कमर्शियल बैंकों से इन्होंने चाइना और दीगर जगहों से 4.5 बिलियन डॉलर लिए हैं। मतलब आपको मैं यकीन दिलाऊं कि ये जहाँ से जो मिल रहा है लूट मार इस वक्त ले रहे हैं। जैसे कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कल अप्रूवल दी है 320 मिलियन डॉलर की लोन, 320, ताकि आप अपने रोड सही करा लें। ये जो हाईवेज बनाते हैं ना पाकिस्तान में, मोटरवेज, हाईवेज, जैसे सीपेक के नाम पे जो बनाए, ये 1 साल नहीं गुजार पाते। अब आप यकीन माने कि मैं दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, इसी साल की बात है, तो दिल्ली एक्सप्रेसवे कहते हैं, पता नहीं क्या, वो हाईवे जो है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कंडीशन में। मेरे साथ जो दोस्त बैठे थे, तो मैंने उनसे गाड़ी में कहा, मैंने कहा यार
योगी जी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, अच्छा ज़बरदस्त रोड है। बोला ये अखिलेश यादव ने बनाया था जब वो सीएम था। अब आप देखें कि 6-7 साल तो हो गए ना अखिलेश को भी गए हुए, वो फर्स्ट क्लास कंडीशन में रोड है, क्वालिटी वर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन भारत में नहीं है, बहुत है, बहुत है। पाकिस्तान जितना इकोनॉमी में भारत से इस वक्त छोटा हो गया है, करप्शन में भी भारत इतना ही बड़ा है। अगर टॉप लेवल पे करप्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नीचे लेवल पे नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्टर्स में नहीं हो रही, पुलिस वाले नहीं कर रहे। घूस तो है हर जगह, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, और बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं। इस मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया। मैं बलूचिस्तान का केस देता हूं, लोगों को धमकियां दी गई कि चुप करके बैठो, कत्ल कर दिया जाओगे। जिस तरह जाली ट्रेड यूनियंस बनाए गए इंडस्ट्री में, पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए, इसी तरह जाली सियासतदान पैदा किए गए हैं जो रियासत की तनख्वाह पे है। तो ये कहना कि जी हमारी सियासी लीडरशिप की क्वालिटी बड़ी खराब है, ये क्वालिटी खराब जानबूझ के की गई है। हमारे यहाँ जुडिशरी में एक इम्प्लिसिट रूल है, अगर 10 जज है तो बहुत अच्छे होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे, जिसके नाम पे आप कहेंगे हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है। बाकी वो होंगे जिसकी फाइल बहुत खराब है, ताकि उसके हाथ मरोड़े जाए। सियासत में भी यही है, और बलूचिस्तान में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है किस तरह जो रियासती सियासतदान हैं वो अवाम के सियासतदान को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और एक आखिर बात ये मैं करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बहस जो है ना, टेकिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज जस्ट आसिफ हैज जस्ट सेड, ये बेकार है। ये रियासत वो है जो एक तबका चलाता है, उसमें शुगर बैरन्स हैं, शुगर ऑटोमोबाइल वाले हैं, पेपर वाले हैं, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, फौज है। ये पाकिस्तान की वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बहस, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये एक टोला है। कोई एक टोले में कुछ हिस्सा है जो पब्लिक सेक्टर अपने आप को पेश करता है और कुछ टोला है जो प्राइवेट सेक्टर पेश करता है। लेकिन बेसिकली ये दौलत जमा करता है अपने लिए, अवाम से लेकर अवाम को लूट कर। बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर कंपनी, फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय फौजी फाउंडेशन। उनको जो गैस दिया जाता है, इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये टोला है जो खून चूस रहा है अवाम का, खून चूस रहा है इस मुल्क के वसाइल का। असल मसला ये है, असल मसला प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर खामाखाई बहस कर रहे हैं, एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं रखता। ये एक टोला है जो मुल्क को लूट रहा है, और वो टोले को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमें बगावत करनी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इनके साथ। अब आपने देखा ये कैसर बंगाली साहब थे। ये कैसर बंगाली साहब इस वक्त बहुत बड़ा नाम बन गए जब से इन्होंने सरकार से रिजाइन किया है। और अब पहले भी ये बातें तो यही बताते थे, और इनकी बातें करेक्ट होती हैं, जिससे और हमें तबाही का अंदाज़ा होता है कि ये समझ लें कि बिल्कुल ही किनारे पे आ चुके हैं पाकिस्तान के लोग। और ये है कि अब ऐसे में गवर्नमेंट एक लॉलीपॉप लेके आई है कि पाकिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा ऑयल रिजर्व्स निकला है। अजीज़ दोस्तों, ये जिस ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं ना, ये कराची के मतलब पाकिस्तान के समंदरों में है। समंदर कराची बलूचिस्तान को लगता है, ठट्ठा को लगता है, मतलब सिंध और बलूचिस्तान को लगता है समंदर। तो इसका मतलब ये सिंध बलूचिस्तान की दौलत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको याद होगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था जब,
तो शुरू में ही दूसरे साल में इसने एक तकरीर की थी जिसमें कहा था कि कराची हमारे इधर पाकिस्तान के समंदरों में तेल निकला है और वो तेल इतना होगा कि हम दुनिया को कर्जा देना शुरू करेंगे, और इस तरह लंबी लंबी छोड़ी थी कुछ, याद होगा आपको। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर कुछ दिनों के बाद लॉलीपॉप लेके आते हैं, कभी रेतो डेक को लेके आ जाएंगे, कभी इसको। अब रेतो डेक को इतना चलाया है पिछले 25-30 सालों से, कभी इस कंपनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी इस मुल्क को, कभी इसको शेयर बेच रहे हैं, कभी उसको शेयर। मतलब आपके पास सपोज आपके पास एक 10 ग्राम सोने का सिक्का है, वो दिखा दिखा के आप कितने लोगों को लूट रहे हो। तो ऐसे ही कभी डैम आ जाएगा, कभी ये चीज़ें आ जाएंगी। अब अजीज़ दोस्तों, ये जो ऑयल रिज़र्व है, आपको मैं पहले भी प्रोग्राम इस पे मैं कर चुका हूँ कि बलूचिस्तान में पेट्रोल 50s में डिक्लेयर हो चुका था, जिस तरह अरब कंट्रीज़ में हुआ था। 50s में ही पता चल चुका था कि यहाँ पे पेट्रोल है। जब शाह ईरान एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, तो एक थ्योरी पता नहीं करेक्ट है कि गलत है कि ईरान ऊंचाई पे है और ईरान नीचाई पे है, पाकिस्तान ऊंचाई पे है, और इस तरह का कुछ है कि अगर पाकिस्तान ने पेट्रोल निकालना शुरू किया बलूचिस्तान से तो ईरान का सारा पेट्रोल पाकिस्तान में। इस तरह की कोई थ्योरी हम जब छोटे छोटे थे तो हमें सुनाई दी थी। तब से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास इतना पेट्रोल है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, वो खाली पेट्रोल। ये हम 50 से 60 से हर दौर में सुनते आए हैं, ये खुशखबरियाँ हमें हर दौर में मिली हैं। आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कभी सिंध में गैस का मुख्य ज़ख़ीरा मिला है, कभी बलूचिस्तान के फला इलाके से गैस का ज़ख़ीरा मिला है। गैस तो इतनी पैदा कर रहे हैं कि अगर जो इनके हिसाब किताब को जोड़ें अगर हम, तो पता चलेगा कि जितनी ये पैदा कर रहे हैं उससे, मतलब जितना ये खर्च होती है पाकिस्तान में गैस, इससे डबल तो ये पैदा कर रहे हैं। अजीब इस गोरख धंधा है इस कंट्री में। फिर दूसरा ये है कि पेट्रोल अगर पाकिस्तान में निकल आया तो ये ईरान की जो स्मगलिंग हो रही है, ये पूरी दुनिया से जो पेट्रोल खरीदा जाता है, घूस तो है ना भाई। अब अगर आप एक 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उसमें आप 20 रुपया घूस दे रहे हैं, तो सोचें कि आप अगर $5 बिलियन का पेट्रोल खरीद रहे हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री से, उसमें आपकी किकबैक कितनी होगी, फिर आपके स्मगलिंग का क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बेवकूफ़ बनाने की बातें। स्मगलिंग की बात देखी जाए तो पाकिस्तान में जो पत्थर होते हैं ना, जैसे हीरे हैं, मोती हैं, दूसरे पत्थर हैं, कीमती पत्थर, पाकिस्तान में बहुत निकलता है। टॉप 10 कंट्रीज में से एक है। $5 बिलियन के खाली ये कीमती पत्थर है ना, जो वो पाकिस्तान से स्मगल हो जाते हैं। भाई, इस देश का जितना भी रिसोर्सेज है, अगर वो एक आर्मी के कंट्रोल में ही रहेंगे तो कहाँ से क्या निकलता है किसी को फिर उसमें इजाज़त ही नहीं है। सारा कुछ लूट मार करके ले जाते हैं। आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान का एक आर्मी जनरल, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं था, ISI भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एक आर्मी जनरल, वो बिलियनर, कई रिपोर्ट्स में है कि इसका वो ऑफिशियली बिलियनर्स में शामिल है उसका ख़ानदान। ये ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से चोरी करके काम चलाया गया है। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे दौलत भी बहुत निकलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो दौलत कुछ ख़ानदानों तक महदूद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।